friend, welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपने पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है अपनी पिछली 2-4 क्लासेस के अंदर। तो हम लोगों ने अपनी पिछली ही क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किनको कहा जाता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है जो क्रॉप को कल्टीवेशन के टाइम जो सभी फार्मर्स जो है सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग बोल देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसके अंदर कितने स्टेप्स आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, लूज किया जाता है। बहुत ज्यादा सॉइल जो होती है हार्ड होती है, जिसको लूज किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स एंड विद बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हम लोगों ने सोइंग पढ़ा था कि किस तरह से उसी लूज सॉइल के अंदर फिर हम लोग सीड्स को बोते हैं, उसको हम लोग सोइंग बोलते हैं। देन आफ्टर हमने पढ़ा था एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने मेन्योर्स के बारे में जाना था, फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना था, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस किया था। और हम लोगों ने देखा था कि क्यों मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को डालना, जो क्रॉप्स के अंदर फील्ड्स के अंदर डालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और किस तरह से मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, और किस तरह से मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। देन आफ्टर हमने देखा था कि मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बाद हम लोगों को फील्ड्स को पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फील्ड्स को वाटर प्रोवाइड करना सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट टाइम पे, उसी को हम लोग बोल देते हैं इरिगेशन। उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, इरिगेशन। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे, इरिगेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इरिगेशन होती क्या है। ठीक है, उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जो हम लोगों ने देखा था कि कौन से सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, दैट आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स। जो भी वाटर के सोर्सेज होंगे, जो भी वाटर के सोर्सेज है, वही सब सोर्सेज हो जाते हैं किसके, वही सब सोर्सेज हो जाते हैं हमारे इरिगेशन के। तो इसको आज हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो देखो, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करें तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड थे इरिगेशन के और कुछ मॉडर्न मेथड थे इरिगेशन के। तो देख लेते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जो कुआं होता है, वेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वेल के अंदर वाटर अवेलेबल होता है, उसी वेल में से वाटर को ऊपर खींचना पड़ता था, ठीक है, वाटर को लिफ्ट करना पड़ता था, और देन हम लोग कैटल का यूज करके या फिर ह्यूमन लेबर का यूज करके उसी वाटर को फील्ड्स को दे दिया जाता था। पर ये जो मेथड था बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था, क्योंकि पहले तो ह्यूमन लेबर का यूज करके वाटर को लिफ्ट किया जाएगा या फिर कैटल्स का यूज करके वाटर को लिफ्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उस वाटर को फील्ड्स को दिया जाएगा, और फील्ड्स होती थी बहुत बहुत बड़ी। ठीक है, तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कुछ और मेथड्स है, दैट इज पुली सिस्टम। फर्स्ट था पुली सिस्टम, सेकेंड वाज चेन पंप, थर्ड ढाकली, एंड देन आफ्टर राहत, that is also known as liver system। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आते थे। फर्स्ट इज पुली सिस्टम, चेन सिस्टम, दैट इज चेन पंप ऑल्सो वी कैन से इट, चेन पंप, ढाकली, राहत, जिसको हम लिवर सिस्टम भी कह देते थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, या तो हम लोग पंप्स का यूज करते थे, यूजुअली पंप्स का यूज करते थे, जो कि वाटर को लिफ्ट करता था इन सब में से, और फिर उस वाटर को फील्ड्स को दे दिया जाता था। और बात आती है कि पंप्स किससे चलते थे, या तो बायोगैस से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर हमारे जो है सोलर एनर्जी से चल जाते थे ये पंप्स। ठीक है, तो ये तो थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो कि इतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होते थे, क्योंकि उसके अंदर एक तो ह्यूमन लेबर यूज होती थी, कैटल यूज होती थी, लिफ्ट करना पड़ता था पानी को, फिर फील्ड्स को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। अब देख लेते हैं हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो हमारे मॉडर्न मेथड होते हैं इरिगेशन के, इसके अंदर भी दो मेथड्स है, दैट वाज, दो सिस्टम थे। पहला था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड वाज ड्रिप सिस्टम। तो चलो देखते हैं क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता था, स्प्रिंकलर सिस्टम पहले तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऐसे लैंड्स के लिए जो अनइवन होते हैं और जहां पर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइडेड नहीं होता, उन लैंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था स्प्रिंकलर सिस्टम। अनइवन लैंड्स या फिर वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए जो है स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता था। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता था, एक परपेंडिकुलर पाइप हुआ करती थी जिसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता था, ठीक है, रोटेटिंग नोजल लगा होता था। और इस परपेंडिकुलर जो पाइप है इसी को डिफरेंट जो है पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन के साथ इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता था। अब जब मेन पाइपलाइन के पास पानी आएगा, जब मेन पाइपलाइन में से पानी आएगा तो जो इस हमारी परपेंडिकुलर पाइप है इसके अंदर भी पानी जाएगा और ये जो रोटेटिंग नोजल है रोटेट होकर वाटर को स्प्रिंकल करेगा। जिस तरह से रेन होती है उसी तरह वाटर को स्प्रिंकल करेगा सभी पौधों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम है स्प्रिंकल सिस्टम, ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता था हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ड्रिप सिस्टम पे। तो ड्रिप सिस्टम, क्यों ड्रिप सिस्टम इसे कहा जाता था, क्योंकि ड्रिप सिस्टम के अंदर वाटर जो है एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर जाता था, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की रूट के अंदर गिरता था ड्रिप सिस्टम के अंदर वाटर, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या था, एक बेनिफिट इसका क्या था कि वाटर का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता था, ठीक है, वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता था, ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की जो जड़ है उसके अंदर जाएगा। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, फ्रूट प्लांट्स हो गए, गार्डन्स हो गए, इसके अंदर हम लोग इजीली पानी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिप सिस्टम। और जो भी हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, उन एरियाज के लिए ड्रिप सिस्टम एकदम वरदान के रूप में सामने आया था, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट सोर्सेज, किस तरह से हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड था और एक हमारा मॉडर्न मेथड था। मॉडर्न मेथड के अंदर स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम हमने डिस्कस किया, जो कि ऐसे एरियाज जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, और इसके अंदर पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो क्या होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, चलो देखते हैं। Our next agriculture practice is protection from weeds. तो देखो कई बार क्या होता है फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है, कोई मेन टाइप की क्रॉप को उगा रहे हैं, पर उस क्रॉप के साथ कुछ और पौधे उग जाना, ठीक है। सो जो डिफरेंट जो अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाए अलोंग विद द क्रॉप्स फील्ड के अंदर, उसी को हम लोग बोल देते थे वीड्स। उसी को क्या बोल देते थे, वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं along with the main crop, हमने कोई स्पेशल टाइप की क्रॉप को उगाया है पर उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी उग गए, उसी अनडिजायरेबल प्लांट्स को बोल देते हैं हम लोग वीड्स। एंड रिमूविंग ऑफ दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीडिंग। जो हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स उग गए हैं क्रॉप्स के साथ, उसको जब हम लोग रिमूव करेंगे, उस फील्ड के अंदर से रिमूव करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी प्रोसेस को बोल देते हैं वीडिंग, ठीक है। अब बात आती है वीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो वीडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे वीड्स होते हैं, जो हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स के अंदर उग जाते हैं नेचुरली, ठीक है, नेचुरली जो ग्रो हो जाते हैं, वो भी क्रॉप के साथ जो है कॉम्पिटिट करने लग जाते हैं, क्रॉप्स के साथ कॉम्पिटिट करने लग जाते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट एंड ऑल द कंपोनेंट्स दैट प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करने लग जाते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप है जिसको ग्रो होने में बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आती थी। तो इसीलिए जो वीड्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है, और वीड्स को रिमूव करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स। जब हमारे वीड्स हैं
बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स। जब वो सीड्स और फ्लावर्स जो है प्रोड्यूस करें उससे पहले ही हमें वीड्स को रिमूव करना होता है। और वीड्स को रिमूव किस तरह से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी एक टाइप का जो है टूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो वीड्स हैं उनको या तो जड़ से काट सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल अपरूट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जड़ से निकाल सकते हैं या फिर बिल्कुल लैंड के पास जैसे जमीन के पास उसको कट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और वी कैन से सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प से भी हम लोग उनको जो है जमीन से निकाल सकते हैं वीड्स को। और उसी की तरह हम लोग देख सकते हैं कुछ केमिकल्स जिनको हम लोग बोल देते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स की हेल्प से हम लोग जो है वीड्स के ऊपर, जैसे ही हम लोग पूरे क्रॉप के ऊपर वीडीसाइड को स्प्रे करेंगे, मेन क्रॉप को उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेन क्रॉप के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो वीड्स होंगे वो वहीं पर सूख जाएंगे। ठीक है, वीड्स जो है वहीं पर सूख जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स। लेकिन वीडीसाइड होता है केमिकल, वीडीसाइड है केमिकल, मतलब कि केमिकल का इफेक्ट जो है ह्यूमंस के ऊपर तो हो सकता है जो उसे स्प्रे करेंगे। तो जो फार्मर्स होते हैं जो वीडीसाइड को स्प्रे करते हैं, केमिकल को स्प्रे करते हैं, वो उसको बिल्कुल केयर के साथ हैंडल करते हैं, अपने नाक को मुंह को एकदम बांधकर फिर उसके बाद उसकी स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स थे टू रिमूव वीड्स। ठीक है, दैट इज खुरपी, सीड ड्रिल एंड केमिकल वीडीसाइड्स जिसको हम बोलते हैं। इन सबका यूज करके हम लोग जो है वीड्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमारा जो है नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो चलते हैं हार्वेस्टिंग पर। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? तो हार्वेस्टिंग होती क्या है? So harvesting of crop is also very much important step. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारी हार्वेस्टिंग ऑल्सो। तो हार्वेस्टिंग होती क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग कंप्लीटली। जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तब उसको कट करना। तो हम लोग कह सकते हैं कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग कंप्लीटली। हार्वेस्टिंग। सो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योर कंप्लीटली कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स पूरी तरह मैच्योर हो जाए तब उसको कट करना, उसी को हम लोग बोल देते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब जो है कट हम लोग क्रॉप्स को किस तरह से करते हैं? या तो उसको बिल्कुल लैंड के पास, जमीन के पास से कट कर देंगे या फिर उसको अपरूट कर देंगे, रूट से बिल्कुल उखाड़ लेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि जो हार्वेस्टिंग है, जो सीरियल्स के क्रॉप्स होती हैं वो पूरी तरह मैच्योर होने के लिए 3 to 4 मंथ्स लेती हैं। 3 to 4 मंथ्स लेती हैं सीरियल क्रॉप्स टू मैच्योर कंप्लीटली। क्रॉप्स होती है वो 3 to 4 मंथ लेती हैं टू मैच्योर कंप्लीटली। ठीक है, अब बात आती है कि जो हार्वेस्टिंग है, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर हार्वेस्टिंग किस मशीन के द्वारा की जाती है? तो इन इंडिया हार्वेस्टिंग किससे की जाती है? एक मशीन से की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर। इंडिया के अंदर जो हार्वेस्टिंग है एक मशीन के साथ की जाती है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होंगी उसके अंदर जो सीड्स और चार्स है उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी क्रॉप्स होती हैं जैसे इस तरह की, ऊपर सीड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और नीचे जो है चार्स है, इन दोनों को सेपरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है, हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स है, हार्वेस्टेड क्रॉप में से सीड्स और चार्स को सेपरेट करना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। एंड ये थ्रेशिंग की किससे जाती है? विद द हेल्प ऑफ अ मशीन विच इज नोन एज कंबाइन। कंबाइन नामक एक मशीन होती है जिससे कि जो है हार्वेस्टेड क्रॉप में से सीड्स और जो चार्स है उनको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी हार्वेस्टिंग। अब कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत छोटी फील्ड होती है, बहुत छोटी जमीन होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? विनोइंग की हेल्प से जो है सीड्स और चार्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग।
विनोइंग की टेक्निक से जो है सीड्स और चार्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। विनोइंग की टेक्निक से जो है सीड्स एंड चार्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है हार्वेस्टिंग की। अब अगला स्टेप है हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज के अंदर क्या होता है, देखो जो हम लोगों ने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा उसको स्टोर करना, ठीक है। इस तरह से स्टोर करना कि जो ग्रेन्स जो हम लोग को मिले हैं उसको इस तरह से स्टोर करना कि उससे कोई भी या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अब जो ग्रेन्स हम लोगों को मिले हैं वो थोड़े से गीले होते हैं, ठीक है। फ्रेश ग्रेन्स जो हम लोग को क्रॉप्स में मिलते हैं वो थोड़े मॉइस्चर वाले होते हैं, थोड़े से गीले होते हैं। सबसे पहले उसको सनलाइट के अंदर सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको हमारा क्या काम है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, उसको मॉइस्चर से बचाना, रैट्स से बचाना, इंसेक्ट से बचाना, ताकि उस क्रॉप्स को, उन ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके, क्योंकि इन ग्रेन्स को हम लोगों को बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। अब उसके लिए पहले इसको धूप के अंदर सुखाएंगे, फिर उसको हम लोग जूट बैग्स या फिर टिन बिन्स के अंदर फिल करके गोडाउन्स वगैरह में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जिसके बाद हम लोग रेगुलर स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, जिसकी वजह से कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो ना आ पाए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं स्टोरेज। तो देखो हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सबको डिस्कस कर लिया है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने स्टेप वाइज हर किसी को डिस्कस किया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। वीड से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हार्वेस्टिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद हम लोग कैसे उसके चार्स को और सीड को सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टोरेज के बारे में भी पढ़ लिया। देखो हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया कि जो एनिमल्स थे और जो ह्यूमन बींग्स थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए जो है डिपेंड होते थे। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा क्रॉप्स चाहिए था, फूड हम लोगों को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए था, इसीलिए जो है हमने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप की, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को पढ़ा कि किस तरह से हम लोग जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं और डिफरेंट लोग बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन देखो जो ह्यूमंस और एनिमल्स, ह्यूमंस मेनली, उनको अपने फूड्स के लिए किसके ऊपर ऑल्सो डिपेंड होना पड़ता है, वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर भी। मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स है अपने फूड के लिए एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। अब जो है हम लोग जब फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते थे तो कितनी सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने की, कितनी सारी एक्टिविटीज से हम लोग जो है फूड को लेते थे, ठीक है। फूड को अपने तक पहुंचाते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से एनिमल्स से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उसके लिए भी हम लोगों को एनिमल्स को शेल्टर देनी होती है, एनिमल को प्रॉपर फूड देना होता है जिससे कि वो आगे प्रोडक्शन कर सकेंगे फूड आइटम्स की, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, फ्लैश हो गया या फिर एग्स हो गए, इन सब की जो हम लोगों को कहां से मिलते थे, ये सब चीजें हम लोग को मिलती थी एनिमल से। और उसी को जो हम लोग प्रॉपर शेल्टर दें, प्रॉपर केयर करें एनिमल्स की, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जब लार्ज अमाउंट में हो, बड़े पैमाने पर जब ये चीज हो तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसको कहेंगे, जब एनिमल्स की केयर, एनिमल को शेल्टर मिलेगी ऑन अ लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पर ऐसा होगा और वहां पर एनिमल के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होगी, उसी को हम लोग बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास के अंदर। तो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपनी क्लास 8 के चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो लोगों ने भी इस क्लास को देखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।